हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग के अंदर स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर के अंदर देखा था इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने देखा, इकोनॉमिक और क्लासिफिकेशन की इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर इकोनॉमी, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दूं। कल बताया, वैसे पिछले लेक्चर में बताया गया है, इसमें मैं दोबारा बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो तो मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी करती है, यानी कि और इकोनॉमी होती है वो इसका बिहेवियरल रूप होता है, ठीक है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर तो ना, जो इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है पूरे कंट्री की, ठीक है, उनके प्रिंसिपल, उनकी पॉलिसीज, इन सब चीज़ों की स्टडी करती है। और इकोनॉमी में इन्हीं प्रिंसिपल्स का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी के देखिए 5 सेक्टर होते हैं भाई, ठीक है। ज़्यादातर आपने अगर पढ़ा हो तो 3 सेक्टर पढ़ाए जाते हैं, पर मैं आपको 5 पढ़ाऊंगा। जो 5 होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टेरिटरी सेक्टर, एक क्वाटरनरी सेक्टर और एक क्वेनरी सेक्टर, ठीक है। और सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, चलिए हम स्क्रीन ले लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है भाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आप आसानी से समझ सकते हो इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको प्रोडक्ट के रूप में लिया जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट के रूप में लिया जाता है, ठीक है। और इसे जो प्राइमरी सेक्टर है ना, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेशन एरियाज एरियाज भी कहते हैं इसको, यानी कि इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटिव एरिया, यानी कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र, यानी कि कृषि और इससे संबंध जो क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट के रूप में लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप लगा लीजिए, इसके अंदर एक तो यही हो गया एग्रीकल्चर का, ठीक है। एक हो गया जैसे कि माइनिंग हो गया, ओके, यानी कि खनन। क्वेरिंग हो गया, यानी कि उत्खनन। ठीक है। और फॉरेस्ट्री हो गया, यानी कि वानिकी, ठीक है। और फिशरीज हो गया, यानी कि मत्स्य पालन, ओके। ये सब चीज़ें होती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, हाँ, उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर जो हमने प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट लिए थे ना, ठीक है, उसमें तो सिर्फ प्रोडक्ट हमने लिए थे, यानी कि मतलब कृषि की ही थी, ठीक है। इसमें उसको कच्चे माल की तरह, यानी कि रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह? रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज किया जाता है, ठीक है। वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, ठीक है। और इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको तो कहते थे भाई एग्रीकल्चर एंड रिलेटिव एरियाज भी उसको कहते थे, इसको इंडस्ट्रियल एरियाज भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो भी वर्क होता है ना, वो मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो कार्य होता है, यानी कि सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्ट लिया, उसको कुछ रॉ मटेरियल के रूप में उसको लिया और फिर उसको यूज किया। यूज कहाँ होगा? वो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, ओके। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर जैसे कि मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, ठीक है। और वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है। और जैसे कि इसमें निर्माण हो गया,
यानी कि जो भवनों का निर्माण होता है वो चीज़ें हो गई, इसमें ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र, जो तीसरा हमारा सेक्टर है वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कई प्रकार की सर्विसेज का उत्पादन किया जा सकता है, किया जाता है। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर के नाम से इसको सबसे ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, इसको तृतीय क्षेत्र नहीं, सर्विस सेक्टर के बारे में ही इस मतलब सर्विस सेक्टर के रूप में ही इसको ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, यह सेक्टर क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर में और जो सेकेंडरी सेक्टर है उन दोनों के अंदर अपने कार्य करता है। ठीक है, अपनी सेवाएं देता है, अपनी सर्विसेज देता है। जैसे कि इसमें क्या कुछ आता है, देखिए इसमें आता है जैसे कि रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, सिविल सर्विसेज, ओके, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और बैंकिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो आगे हम अब करते हैं फोर्थ सेक्टर, क्वेटरनरी सेक्टर। उसके अंदर क्या होता है भाई, देखिए आप आसानी से समझ सकते हो इन चीज़ों को, कोई ज़्यादा वो बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, आप थोड़ा सा लेक्चर को आराम से समझिएगा। कुछ भी समझ नहीं आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेटरनरी सेक्टर, ये देखिए क्या है भाई, ये जो चीज़ है ना, क्वेटरनरी सेक्टर है ना, जो हमारा जो तीसरा सेक्टर था यानी कि जो सर्विस सेक्टर था, उसी का ही एक रूप है, क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादातर ज्ञान क्षेत्र से ही जो सर्विसेज होती है वो इसमें शामिल की जाती है। जैसे कि इसमें जो ज़्यादातर जो सर्विस यूज की जाती है वो होती है इंफॉर्मेशन पे बेसिस। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे बेसिस ज़्यादा इसके अंदर जो सर्विस है वो ही यूज की जाती है। ठीक है, इसमें जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन की स्टडी करना, कि मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, उसकी मतलब अगर कहीं पे ज़रूरत है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादातर क्या क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी स्किल। ओके, और इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इसके अंदर होता है। और इसमें देखिए म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें ही आता है। म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसी में आता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो एडमिनिस्ट्रेटिव इसी के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इसी के अंदर आते हैं। रिसर्चर्स इसमें आते हैं। ठीक है, इस तरह की जो सर्विसेज है, जो म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्चर्स, पोर्टफोलियो डेवलपर, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे क्वेटरनरी सेक्टर के अंदर ही शामिल की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे लास्ट जो है इसके अंदर क्वेटरनरी सेक्टर यानी कि पंचक क्षेत्र, पांचवा जो क्षेत्र है क्वेटरनरी सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्वेटरनरी सेक्टर में क्या होता है कि इसके अंदर बड़ी जो उच्च किस्म की जो सर्विसेज है वो यूज की जाती है। यानी कि इसके अंदर गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो कि अपने अपने एरियाज के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिसी, पूरे कंट्री के लिए पॉलिसी का निर्माण करना है। ठीक है, और अपने अपने नए विचारों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी रिसर्च से देश के भविष्य के लिए एक बेहतर संभावना पर कार्य कर सकते हैं, उनको इसके अंदर यूज किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो मुख्यतः किसको यूज किया मतलब किसको सर्विस दी जाती है, इसके अंदर दी जाती है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, ठीक है, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, या फिर कोई किसी भी कंपनी के कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो गए, ओके, या फिर जो कानूनी सलाहकार होते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें दिया जाता है। मतलब इसके अंदर उनसे सर्विस ली जाती है। ओके, और जो इकोनॉमी होती है ना,
उनमें इन्हीं व्यक्तियों की ही सब भागीदारी इनकी संख्या से अपेक्षा कहीं अधिक होती है। जितने ये होते हैं ना, मतलब पॉलिसी बनाने वाले मेंबर कितने होंगे, मान लो 10 लगा लो, 20 लगा लो, 30 लगा लो, पर उनसे जो उम्मीदें होंगी ना पूरे देश को, वो बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्टर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया जाता है इसका। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए हम सबसे पहले लेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, देखिए सबसे पहले ये मैं बता दूं, जो इकोनॉमी है ना, ये क्लासिफिकेशन जो मैंने किया है ये बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पे किया है। अलग अलग प्रकार पे किया जा सकता है, डेवलपमेंट के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग एरियाज के आधार पर किया जा सकता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी। ठीक है, और किसी पर निर्भरता के आधार पर किया जा सकता है, परंतु हम यहाँ आज पढ़ेंगे बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पे जो इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन 3 टाइप से की जा सकती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, यानी कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। सबसे पहले बात आती है कैपिटलिस्ट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कोई ना, स्पेलिंग थोड़े से हो गई है मिस्टेक। ओके, चलिए कोई ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, निजी स्वामित्व पाया जाता है। ठीक है, तथा जो प्रोडक्ट है और सर्विस है, ठीक है, प्रोडक्ट है और सर्विस है, उन पे निजी लाभ के लिए यानी कि खुद के बेनिफिट के लिए ही काम किया जाता है, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी क्या, और इसकी जो विचारधारा है ना, इसकी विचारधारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो विचारधारा है वो एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ने दी थी 1776 के अंदर। 1776 के अंदर अपनी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने अपनी ये विचारधारा दी और इसमें उन्होंने कहा कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनाओ। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की इस अर्थव्यवस्था के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर सरकारी एस्पेक्ट्स नहीं हो सकता। ठीक है, एस्पेक्ट्स की नीति यानी कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट के अनुसार जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है ना, उसके मैन्युफैक्चर में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो राज्य सरकारें, मतलब कोई भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और यह जो कार्य है, यह जो वर्क है, वो मार्केट की जो पावर है और तथा डिमांड एंड सप्लाई है, उन्हीं के ही बेसिस पे की जानी चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है? जैसे कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है एक तो, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है इसी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई का महत्व होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट की इंडिफरेंस नहीं होता। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर एम इसका जो है वो ज़्यादा एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लिया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, सेकंड जो है वो आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं भाई, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इस सोशलिस्ट इकोनॉमी एक जर्मन के कार्ल मार्क्स नाम के कोई हुए, उन्होंने इसका विचार दिया सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है, उस पर सिर्फ राज्य का और सामूहिक अधिकार होता है। यानी कि राज्य का मतलब कि सरकार का और सभी लोगों का एक समान अधिकार होता है। यानी कि मतलब किसी ए पर्सन का ये महत्व है तो बी का भी यही महत्व होगा। ठीक है, यानी कि ए की जितनी चीज़ें हैं वही बी की चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है या फिर उसकी जो ये जिसकी सप्लाई है, ठीक है, प्राइजिंग है, इसका जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, और ये निर्णय कैसे लिया जाता है? ये सोसाइटी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। इसको सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है।
सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, इसके अंदर जितने भी सिटीजन हैं मतलब कंट्री के, उनको जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है उनका समान डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और इसके अंदर एक पार्ट और होता है भाई, एक होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इसी के अंदर आता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। उसके अंदर क्या होता है कि हर व्यक्ति से उसकी जितनी भी एबिलिटी है, उसकी जितनी भी क्षमता है, उसके अनुसार ही उसको प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है, ठीक है। और ये आपको मैं बताऊं 1985 से पहले चाइना के अंदर यानी कि चीन में यही अर्थव्यवस्था अपनाई जाती थी, ठीक है, उसको मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते थे, ठीक है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी 1985 से पहले चाइना में थी। सोवियत संघ के अंदर भी पहले ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी सोवियत संघ में थी और जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो चाइना में थी। चाइना में 1985 से पहले थी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है भाई, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। देखिए, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ ना, जब हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारे सामने दो विकल्प थे, दो रास्ते थे कि हम या तो या तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना लें या फिर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लें। परंतु कारण क्या आते थे कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं था, पहली बात तो मनी नहीं थी, रिसोर्सेज का अभाव था, ठीक है। और सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि जो निजी क्षेत्र थे, जो प्राइवेट जो सेक्टर थे, उनके पास ही ज़्यादातर पैसा था, ठीक है, टेक्नोलॉजी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थी, ठीक है। और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम ऐसी कोई इकोनॉमी लाएं कि ऐसी कोई इकोनॉमी अपनाएं जिससे हम मतलब सरकार पर भी ज़्यादा, गवर्नमेंट पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और लोगों पर भी, और लोगों की मतलब जो सिटीजन हैं कंट्री के, उनका भी लाभ ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो और साथ में ये भी सोचा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी गति को कैसे तेज़ किया जाए, ठीक है। और साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कारण था कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी होगी उसको ग्लोबल कंपटीशन के रूप में कैसे लिया जा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोच के हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, दोनों का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों का एक मिक्स्ड रूप है, ठीक है। इसमें ये भी होती है और इसमें ये भी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो भाई देखो निजी प्रॉपर्टी का ज़्यादा होता है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का ज़्यादा होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर दोनों चीज़ें अपनाई गई है, यानी कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की होंगी और कुछ चीज़ें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होंगी। जैसे कि बड़ी चीज़ें होंगी, जैसे रेलवे हो गई, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।